ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। ऑल इज गुड। फाइन। तो बच्चों, आज ना मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि आज का सेशन जो है ये फाइनल बायोलॉजी पुश, अगर आपने ये सेशन पूरा लास्ट तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू कि पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी आपके दिमाग में छप जाएगी और वो रिफ्रेश हो जाएगी आपके माइंड में। एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से। बस आपको इसके लिए पूरा सेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत बहुत हेक्टिक सेशन नहीं होने वाला है, बहुत इजी पीजी सेशन होने वाला है। क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के समरी और माइंड मैप्स एक साथ लेकर आई हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आई हूँ, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट लेकर आई हूँ। तो आपको ना सिर्फ आज का सेशन देखना है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है मेरे ऐप पर जाकर, सोना मोहिनी बायोलॉजी, वहां पर आप जाओगे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और वो ये आज वाली जो पीडीएफ है ना, इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है। आज मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी थी नहीं, और मुझे ऐसा सुबह में फील नहीं हो पा रहा था कि मैं अब क्लास ले पाऊंगी कि नहीं। बट थोड़ा सा नैप लिया, फिर अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करने की कोशिश की। सुबह से आप लोगों के कुछ अच्छे अच्छे डीएम्स और रिप्लाईज और कमेंट्स आ रहे थे, तो वो सब पढ़ रही थी, अच्छा फील हो रहा था। और फिर लगा कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं क्लास ना लूं, और वो भी बोर्ड्स के टाइम, और वो भी मेरे सबसे छोटे चुन्नू, दैट इज द क्लास 10th, उनके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनम मैम बायो की क्लास ना ले। तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा सेशन देखने वाले हैं एवरीवन। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। मैं हूं सोना मोहिनी एंड वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को हल्का सा पुश करूंगी। हल्का सा पुश मतलब कि बस आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा अनकंफर्ट जोन की तरफ, और वो अनकंफर्ट जोन आपके एग्जामिनेशन हॉल का जोन होगा, जहां पर आपको बैठने के बाद सेक्शन है यानी कि बायोलॉजी का पार्ट ऐसा हलवा टाइप लगने लगेगा, और आपको लगेगा कि अरे, सोना मैम को पढ़ाया हुआ ही तो सब कुछ आया है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इसके आंसर्स ना लिख पाओ, क्योंकि सारे हर तरह की चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सब कुछ आज ही हो जाएगा, फाइनल बायोलॉजी पुश एंड ऑल दैट, तो फिर कल क्या होगा? कल सरप्राइज है। कल कुछ बहुत स्पेशल होगा आपके साथ, और आप देखते रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे। एंड इट विल बी अ स्पेशल मोमेंट, स्पेशल डे फॉर यू, क्योंकि वो लास्ट डे होगा साइंस की एग्जाम से एक दिन पहले का, और आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्यारा सा सेशन। और पहले मैं छोटी हो जाती हूँ हमेशा की तरह। देखो, मैं बार बार कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि हो सकता है कि मेरा पिक्चर क्वालिटी, मेरी पीपीटी तो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से सजा वजा कर लेकर आई हूँ, बट हो सकता है कि ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, थोड़ी बहुत दूसरों के मुकाबले उतनी अच्छी ना लगे। बट एक दो चीज है जिसका मुकाबला कोई शायद नहीं कर पाएगा, वो है मेरे पढ़ाने का तरीका। जिस तरीके से मैं अपना बच्चा समझ के तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, तुम लोगों का केयर करती हूँ, तुम लोगों के अच्छे नंबर लाने के लिए जी जान लगाती हूँ। हर प्रोफेशनल ऐसे नहीं कर पाते, करते होंगे, बहुत करते होंगे, बट बहुत नहीं भी कर पाते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्यारा सा सेशन। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि लाइफ प्रोसेसेस का पूरा समरी क्या है। तो लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेसेस में हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? टू ऑब्टेन फूड, है ना?
अच्छा, हर एक चैप्टर आप देख लो, हर एक चैप्टर का माइंड मैप समरी पूरा है, और मतलब मुझे लगता है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ना इस तरह की ही चीज सबसे पहले बच्चा ढूंढता है, सबसे पहले उसको चाहिए होता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, आप लोग बेझिझक मेरा ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में ये पीडीएफ मिलने वाली है। अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करोगे तो 1 रुपए का चार्ज लगेगा, लेकिन उसमें आपको फ्री में सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ऑब्टेन फूड, फूड ऑब्टेन करने के लिए और उससे हमें एनर्जी मिले आगे चलकर, उसके वो होता है न्यूट्रिशन। तो दो तरह का न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड और एक हेटरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स होते हैं जो कि सनलाइट का यूज करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करते हैं, जिससे उनको ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है। फिर आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो एनिमल्स आ जाते हैं जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रही है बच्चों, अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन भी करवाऊंगी, डायग्राम्स भी बनवाऊंगी, और बहुत अच्छे से स्मूथली हम लोग ये वाला सेशन कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, मुश्किल से आधा पौना घंटा लगेगा। और ये लेक्चर अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया, पूरा सेशन देख लिया, आई कैन अश्योर यू कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना इतना स्काई हाई जाएगा कि पूछो मत। चलो, तो दो इसमें भी ना, हेट्रोट्रॉफ्स में भी 3 तरह के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एक होता है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। एक होता है जो सैप्रोट्रॉफ्स होता है, सेप्रोफाइट भी बोल सकते हैं। और एक होता है जो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक यानी कि जिनका फूड लेने का तरीका क्या है, जिनका फूड लेने का तरीका है कि पहले इंजेशन करो, फिर डाइजेशन करो, फिर अब्जॉर्प्शन करो, फिर असिमिलेशन करो, ठीक है, और फिर इजेशन करो, राइट। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम आ जाते हैं, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जिसमें O2 के साथ रेस्पिरेशन हो और ज्यादा एटीपी एनर्जी निकले, ठीक है। ये किस में होगा, जो एरोबिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। एरोबिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, हम जैसे ह्यूमंस होते हैं, है ना, जिनको सांस लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको सांस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में, विदाउट O2। तो ईस्ट हो गए और जितने भी यूनिसेलुलर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कम एनर्जी निकलता है, लैक्टिक एसिड और या फिर इथेनॉल विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये दो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एटीपी निकलती है, प्लस CO2 प्लस वाटर भी निकलता है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ह्यूमन का हार्ट। मैंने एक शॉर्ट भी डाला है जिसमें मैंने बहुत आसान तरीके से हार्ट का डायग्राम विथ लेबलिंग बनाना सिखाया है। तो आप लोग मेरा चैनल विजिट करो, वहां पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर वो वाला शॉर्ट फाइंड करो। फाइंड क्या करोगे, बहुत रिसेंट में है वो, ठीक है, तो वो आपको दिख जाएगा। एंड बहुत अच्छे तरीके से उसमें मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया क्या, बनाकर बताया कि आप चुटकी में मिनटों में मिनटों भी नहीं लगेंगे, आप हार्ट का डायग्राम बढ़िया से बना लोगे, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड है
जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो होता है ब्लड। ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक है। वेस्ट जनरेट होगी टिश्यू सेल्स में, वो वहां से उसे कलेक्ट करके लेकर जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास, किडनी के पास, ताकि वहां पे फिल्ट्रेशन हो। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि रेस्पिरेशन होगी तो CO2 बनेगा, CO2 बनेगा तो वो CO2 भी तो ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड फिर आती है हार्ट के थ्रू लंग्स के पास। लंग्स क्या कर रहा है, आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में हवा भरी जा रही है जब आप सांस ले रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं लंग्स में, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से ब्लड आपका प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, और CO2 उसमें से सारा निकल जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं, फिर वापस आता है वो हमारे हार्ट में, और फिर अच्छे वाले ऑक्सीजन रिच ब्लड की पंपिंग होती है। तो हमारा हार्ट का जो काम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। तो हार्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पंप करेगा ब्लड को वाया आर्टरीज और वीन्स। इसके अलावा आर्टरीज वीन्स के अलावा एक और तरह का ब्लड वेसल होता है जिसे कैपिलरीज कहते हैं, जो कि इन दोनों के जंक्शन में पाया जाता है। आर्टरीज के छोटे छोटे ब्रांचेस को आर्टीरियोल कहते हैं, और वीन्स के छोटे छोटे ब्रांचेस को विनियोल्स कहते हैं। तो ये आर्टरीज और विनियोल्स जहां पर जाकर मिलते हैं, जहां पर एक्सचेंज होती है अच्छे और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो वाला पार्ट होता है कैपिलरीज का। बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती है ये, सिंगल वॉल्ड होती है, इसीलिए आसानी से उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो निकल जाता है, लीक कर जाता है, और हमारे बॉडी के इंट्रासेलुलर स्पेसेस में जाकर जमा हो जाता है। उसी को हम लिम्फ कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दे रही हूँ लिम्फ का, इसको भी आप समझ लेना। फिर बात करें अगर हम प्लांट्स की, तो जाइलम और फ्लोएम ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट में, जो कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करेगा जाइलम, और फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा फ्लोएम। अब एक प्यारी बात इसमें ये है, जाइलम का जो कंडक्शन है वाटर करने, मतलब वाटर का कंडक्शन करने का जो तरीका है वो है यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम जो है ये फूड का जो ट्रांसलोकेशन करती है ये बाई डायरेक्शनल करती है। चलो अब इन दोनों का मतलब क्या हो गया, कि पानी तो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऊपर का पानी नीचे थोड़ी जाएगा, है ना। रूट्स में आप क्यों पानी डालते हो, मिट्टी में आप क्यों पानी डालते हो, ताकि उसमें से सारा पानी ऊपर की तरफ जाए, टू द लीव्स पहुंच जाए, और वहां से ट्रांसपिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा, जो भी एक्सेस वाटर होगा वो लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। लेकिन जो खाना बन रहा है, यानी कि फूड प्रिपेयर हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकते, वो किसी सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा सकते, उसे पूरे प्लांट के पार्ट्स में फैलना है, और इवन रूट्स तक भी फैलना है बच्चों। उसे ऊपर की तरफ भी जाना है, नीचे की तरफ भी जाना है, दाएं बाएं हर जगह जाना है, ताकि वो सारा खाना, सारा ग्लूकोज जो है पहुंचा सके। क्यों पहुंचा सके, अगेन रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। अब हम लास्ट में आते हैं एक्सक्रीशन में बच्चों। तो एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेफ्रॉन को समझना। नेफ्रॉन जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, जिसके चारों तरफ बोमेन्स कैप्सूल बनी होती है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जो है वो फिल्ट्रेशन करते हैं। अब ब्लड का जो फ्लो है इतनी तेजी से होता है बच्चों, कि सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट ही नहीं, सिर्फ यूरिया वगैरह ही नहीं, उसके साथ साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ कुछ क्या कहते हैं, सॉल्ट्स, वाटर का बहुत ज्यादा जो अमाउंट है वो भी निकल जाता है फिल्टर होके। अब वो निकल जाए, सारा पानी निकल ही जाएगा ब्लड में से एक ही बार में, तो फिर बचेगा क्या बॉडी में। तो वो इंसान हर समय पानी पीता रहे, हर समय सुसुई जाता रहे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बच्चों, ये करते हैं हमारे किडनी में
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जितना चाहिए उतना गया और बाकी सारा वापस आ गया। बाकी सारे में इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसके हमारे लिए, ठीक है। तो इसका काम है रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो गया फिनिश। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। देखो आप कितने कितने मिनट लगे, लेट मी टेल यू, 14 मिनट, जिसमें से 5 मिनट तो मैं खा गई होंगी आपके इसमें, क्या कहते हैं, बातों बातों में, है ना। तो हमने मुश्किल से 10 मिनट में कवर कर लिया एक चैप्टर। अब देखो, अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। वी विल चेंज द कलर ऑफ द पेन, वी विल टेक समथिंग गुड वन, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, यस। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बना हुआ है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा गोला गोला, थोड़ा सा स्वेल्ड सा, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया डेंड्राइट्स। ठीक है, इस तरीके के। तो डेंड्राइट्स देख रहे हो, सेल बॉडी दिख रहा है, ये एक्सॉन हो गया और ये एक्सोनल एंड हो गया। फिर हम बात करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कंप्राइज करता है सीएनएस और पीएनएस का। सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे बॉडी के एक्सियल सेंटर पे प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं पीएनएस का। पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैल रहे हैं वो नर्व्स कहलाएंगे क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैल रहे हैं वो कहलाएंगे स्पाइनल नर्व्स। तो हमारे दो पार्ट्स हो गए नर्वस सिस्टम के। चलो अब आते हैं हम लोग ब्रेन के रीजन्स में। अब यहां से ना क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। फोर ब्रेन, तीन पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एवरी पार्ट ऑफ जहां जहां पर दिमाग लगता है तुम्हारा, वो सब सेरिब्रम के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलो फिर आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, जो कि बिल्कुल सेंटर मोस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम मिड ब्रेन की, तो यहाँ से रिफ्लेक्सेस हमारे कंट्रोल हो सकते हैं, रिफ्लेक्सेस कह सकते हो, या फिर वहां पर मिड ब्रेन में आपके ऐसे सेंटर्स प्रेजेंट हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला है। आपको पता है सेरिबेलम का काम है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, कंट्रोल एंड पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करना। पॉन्स और मेडुला में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है वो सब मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, जो कि सिर्फ कंट्रोल होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। और रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। इफेक्टर बेटा मसल भी हो सकता है, ठीक है, मसल भी हो सकता है, या सेल क्यों लिख रही हूं मैं, या ग्लैंड भी हो सकता है। क्योंकि जब भी रिफ्लेक्सेस आएंगे ना, जब भी रिफ्लेक्स एक्शन आप करते हो तो आप पहले तो कोई मूवमेंट कर जाते हो, या फिर डर लग जाता है एकदम से। अब डर लगेगा तो उसके लिए एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, तो वहां पर ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग प्लांट कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो प्लांट भी ना अपने अपने कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचता है, मतलब उसमें भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं जो कि उसके ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। तो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं बच्चों जो प्लांट में पाए जाते हैं, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है,
तो ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसा तरह का मूवमेंट है जो ग्रोथ रिलेटेड है और दूसरा वाला ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, मतलब ग्रोथ भी होगी इस तरह के मूवमेंट में। कितने टाइप्स होते हैं? एक हो गया फोटोट्रॉपिज्म जो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो और मूव करेगा, टुवर्ड्स या रिस्पॉन्स में, लाइट के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। फिर जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर मूवमेंट और ग्रोथ शो कर रहा है प्लांट, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म अगर वाटर के रिस्पॉन्स में, वाटर के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर कोई ग्रोथ और मूवमेंट शो कर रहा है तो दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। बात करें अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ के नाम नहीं भी लिखे हैं, बट जिसके नाम नहीं भी लिखे हैं वो भी आप लोगों को समझना है। पिट्यूटरी जो कि ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है और कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करे, तो इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, इसका काम है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का मेटाबॉलिज्म करना। पैनक्रियाज इंसुलिन, इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागन का भी रिलीज करता है, इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सिक्रीट करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो नीचे एक फन फैक्ट दिया हुआ है, डिड यू नो द ह्यूमन ब्रेन हैज 86 बिलियन न्यूरॉन्स। ओ माय गॉड, व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव गॉट टू नो। चलो अगला चलते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज हेरिडिटी। बच्चों हेरिडिटी में देखो सबसे पहले क्या पढ़े तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। तो मेंडल के तीन लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया मेंडल्स लॉ बताना, तो पहले तो आप इन तीनों को मेंशन करोगे और एक एक लाइन उनके बारे में लिखोगे। एक एक लाइन क्या लिखोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, इफ even a single allele of dominant trait is present, then the phenotype or the physical expression will be dominating, डोमिनेटिंग कैरेक्टर वो शो करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट एलिल्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स, नो एलिल इज ब्लेंडेड और मिक्स्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर वन। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मतलब दो डिफरेंट कैरेक्टर के एलिल्स प्रेजेंट है, तो वो आपस में जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना, जब F2 जनरेशन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हर एलएल अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। मतलब उसमें हम लोगों ने देखा कि राउंड येलो सीड्स भी थे, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स भी थे, लेकिन रिंकल्ड और येलो सीड भी थे और राउंड एंड ग्रीन सीड भी थे। तो एक का डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ रहा है, एक का रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एलिस अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। तो ये तीनों हो गया आपके मेंडल्स लॉ। बात करें अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो यहाँ पर सिंगल जीन को हम कंसिडर करते हैं, इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम रखा गया है। सिंगल जीन में हम लोगों ने टॉलनेस का ट्रेट चुना। अब टॉलनेस मतलब हाइट का ट्रेट चुना। यहाँ पे मैं इसको ना रब कर देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हाइट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक सिंगल ट्रेट, तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। ठीक है, टॉल के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ पर F1 जनरेशन आपको पता ही है क्या आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसी की जब हम लोगों ने सेल्फिंग करा दी तो फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, यानी कि 3 टॉल निकलते हैं और एक डॉर्फ निकलता है। और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, यानी कि एक प्योर टॉल होता है, दो हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं और एक प्योर डॉर्फ होता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो ट्रेड्स को कंसिडर करते हैं, राउंड येलो सीड और रिंकल ग्रीन सीड को।
ठीक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, ध्यान से सुनना। जीनोटिपिक रेशियो बहुत लंबा है, 1:2:1:2:4:4:1, तो ये बहुत लंबा है। ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो डायहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है ना। अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके बेस पेयर्स होते हैं। एडेनिन जो है थायमिन के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयर करेगा। इसका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और जीन जो होती है वो डीएनए का ही पार्ट होती है। ठीक है, बहुत प्यारा सा एक्सप्लेनेशन सुन लिया। नाउ बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो हर एक ह्यूमन के सेल में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के हर एक सेल में पाए जाते हैं। और उन सारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं वहां पर जीन्स लोकेटेड है, राइट। अच्छा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो लास्ट का वन पेयर होता है वो मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। ठीक है। तो यही जो लास्ट पेयर होता है ना क्रोमोसोम का ह्यूमंस में, यही डिटरमाइन करता है सेक्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स एक्स इज फीमेल, एक्स वाई इज मेल, फादर डिटरमाइन करते हैं सेक्स। तो ये हमारा हेरिडिटी का भी चैप्टर हो गया रिवाइज्ड। अब हम बात करते हैं बच्चों हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा भी है। सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है ए सेक्शुअल, एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं देख लूं कि मेरी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है। बिल्कुल हो रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया मैंने, मतलब क्लिक ही नहीं किया, और मैं सोच रही हूँ कि हो रही है रिकॉर्डिंग बढ़िया। बाद में पता चलता है कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो मेरे अंदर वो पैरानोया आ गया है। दिख रहा है आप लोगों को? मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि मैं, मतलब आप देख पा रहे हो कि नहीं। मैं ऐसे कोने में आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। मेरा दिखना जरूरी नहीं है, पीपीटी दिखना ज्यादा जरूरी है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस भी होते हैं। तो बाइनरी फिजन, जिसमें एक सेल सिंपल सिंपल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो सेल में, दो डॉटर सेल्स में। अमीबा करता है बाइनरी फिजन। बडिंग, जिसमें मान लो कि ये एक वो है, हाइड्रा है, उसमें से एक छोटी सी बड बाहर निकल रही है, और धीरे धीरे करके पूरी ही बर्ड जो है वो बाहर निकल गई डेवलप होने के बाद, और वो कट ऑफ हो गई फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो हो गया बर्डिंग। ये हाइड्रा और ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। फ्रैगमेंटेशन आपको स्पायरोगैरा में देखने को मिलेगी। दिस इज द फिलामेंट्स, और फिलामेंट्स जो है वो टूट जाते हैं। हर एक फिलामेंट जो है वो नया स्पायरोगैरा में डेवलप हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फिर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो पोटैटो हो गया या ब्रायोफिलम हो गया, इनके प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स? या तो स्टेम, या तो रूट, या तो लीव्स। रूट, स्टेम, लीव्स में से कोई भी एक पार्ट अगर कट होने के बाद, या उसमें से कोई बल्ब निकल रही है, उसमें से अपने आप को ये ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा है जो पूरा का पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जा रहा है आफ्टर सम टाइम, तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर आते हैं स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन में, दैट इज राइजोपस। राइजोपस एक तरह का फंगस समझ लो। तो मान लो कि ये है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह का अंदर में बहुत सारा स्पोर डेवलप हो रहा है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो स्पोर जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे, और हर एक स्पोर जो है वो राइजोपस में डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भूल रहे हैं क्या हम? हाँ, एक और चीज भूल रहे हैं, दैट इज रीजेनरेशन, जो आपको प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा। अगर उसकी बॉडी कट हो गई है एक्सीडेंटली इनटू वन और टू और थ्री पीसेस, तो हर एक पीस जो है इट विल डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर बात करते हैं प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चों। तो प्लांट में ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल या कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट, और फिलामेंट। पिस्टल में तीन चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल
और ओवरी। तो एंथर में बनने वाला जो पॉलन ग्रेन है ना, वो पहुंचेगा स्टिग्मा के ऊपर और फिर पॉलिनेशन होगी। तो पॉलिनेशन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कहाँ है, हाँ, पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, सेल्फ या क्रॉस। अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब वो फ्लावर मस्ट बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर दो फ्लावर ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट, अगर दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, देन वी विल कॉल इट एज क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन कब होती है? जब पॉलिनेशन हो गया, पॉलन जो है डस्ट हो गया स्टिग्मा पर, अब स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ निकल रही है, स्टाइल के थ्रू वो नीचे जा रहा है और पहुंच रहा है कहां पर? ओवरी के पास। वहां पे वो पहुंच जाता है एग सेल के पास और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ओव्यूल के अंदर ये हो रहा होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाती है और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है बच्चों। ठीक है, बाकी के जो प्लांट पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स था, कोरोला था, मतलब पेटल्स और सेपल्स, वो सब ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बच्चों। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? पहले तो टेस्टिस, जहां पर, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस एक स्क्रोटल सैग में, एक पतले से लूज टिश्यू में, टिश्यू के फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्क्रोटल सैग कहते हैं। वहां पे क्यों होता है? ताकि जो नेसेसरी कंडीशंस है, जो नेसेसरी टेम्परेचर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो वहां पर उसे मौजूद हो। वो हो गया, वहां पे बन गए स्पर्म्स। उसके बाद वास डिफरेंस के थ्रू वो स्पर्म्स जो है वो पहुंचेंगे कहां पर? यूरेथ्रा तक, दैट इज पीनस। ठीक है, और पीनस के थ्रू ही इजैकुलेशन होगा स्पर्म का बाहर, मतलब सीमेन का बाहर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आता है ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां पर ओवा यानी कि एग सेल का प्रोडक्शन होता है। फिर वो कनेक्टेड होता है फेलोपियन ट्यूब से। जैसे ही ओवरी में से ओवा रिलीज होगा, जिसको हम ओव्यूलेशन कहेंगे, वो पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में एग जो है वो कुछ घंटे तक वेट करती है स्पर्म के आने का, ताकि स्पर्म और ओवा जो है वो फ्यूज कर जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो अगला प्रोसेस ये होगा कि जाइगोट यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू प्रेगनेंसी, दैट विल लीड टू प्रेगनेंसी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एक और चीज होगी, यूट्रस की इनर लाइनिंग शेड हो जाएगी और इनर लाइनिंग शेड होने की वजह से क्या होगा? इनर लाइनिंग शेड होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का साइकिल होता है अप्रोक्सीमेटली, कुछ लोगों में ज्यादा कुछ लोगों में कम भी होता है। ओव्यूलेशन उस 28 डे साइकिल के 14th डे यानी कि मिड ऑफ द साइकिल में होती है। ओव्यूलेशन का मतलब हुआ कि ओवा का रिलीज होना। उस टाइम पर अगर स्पर्म और ओवा मीट कर गए तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, दैट विल लीड टू प्रेगनेंसी। लेकिन उस टाइम अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिपीट होगी, यानी कि ब्लीडिंग वाला जो फेज है वो फिर से रिपीट होगा अगले महीने के लिए। नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन ये होता है कि किसी भी तरीके से प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी को। द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। अब बहुत सारे इसके मेथड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डम का यूज किया जाता है, डायफ्राम वॉल्स का यूज किया जाता है, किसी भी तरह से स्पर्म को फिजिकली मिलने ना दो ओवा से, दैट इज द मेन थिंग अबाउट द बैरियर मेथड। फिर आते हैं आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के ट्रैक्ट में या फिर यूट्रस में। ठीक है, लिपिज लूप, कॉपर टी, ये सारे आ जाते हैं उसमें एग्जांपल्स। फिर आते हैं ओरल पिल्स, जो आईपिल वगैरह आती है, उसमें हार्मोनल कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ओव्यूलेशन ही नहीं होने देता है। तो इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अगर करेगी लेकिन एग रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब प्रेगनेंसी का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर बात करें अगर हम एसटीडी प्रिवेंशन की। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो इंसान टू इंसान कांटेक्ट होती हैं थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सिर्फ जेनेटिकल रीजन, जेनाइटल्स के थ्रू ही ये बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि बैरियर मेथड, कॉन्डम वगैरह का यूज करना चाहिए। और इसका प्रिवेंशन तभी कर सकते हो जब मल्टीपल पार्टनर्स ना हो,
और मतलब अननोन पार्टनर के साथ ऐसी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना की जाए एंड ऑल दैट। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे कि एड्स, सिफिलिस, हर्पीज, गोनोरिया, ये सारे नाम याद कर लेना, ये आ गया तो लिखने में आसानी होगी। अब आते हैं हम लोग आखिरी चैप्टर के समरी एंड माइंड मैप रिवीजन में बच्चों, दैट इज आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में और हम करेंगे कलर चेंज। इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आ जाएंगे, मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है। एबायोटिक में वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर आ जाएगा, जिसके बिना ये बायोटिक चीजें, बायोटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते एबायोटिक के बिना। तो इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन ही इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करना होता है। नाउ कमिंग टू फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन क्या होता है? एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा और खुद भी किसी का खाना बन जाएगा। अच्छा, हमने ये सब नहीं देखा ना, ये जो नीचे लिखे हुए हैं देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जोहान मेंडल। फन फैक्ट, ह्यूमन प्रेगनेंसी 280 डेज के अप्रोक्स होती है। वाओ। एक्वेरियम नीड क्लेंजिंग बिकॉज दे लैक डिकम्पोजर्स। कितनी गहरी बात लिखी हुई है, आपको पता भी है? अब इसी से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी चलो बताती हूँ। तो ट्रॉफिक लेवल से बनते हैं फूड चेन्स और फूड वेब्स। ट्रॉफिक लेवल 1 पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे, ट्रॉफिक लेवल 2 में प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम हर्बीवोर भी बोलेंगे, हर्बीवोर्स भी बोलेंगे। ट्रॉपिक थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम कार्निवोर भी बोलते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर, जिसको हम टॉप प्रेडेटर भी बोल सकते हैं। फिर आता है 10% एनर्जी लॉ। ओ माय गॉड, इसके बारे में मैं कितना बोलूं। ये ना आपके फ्री नंबर का एक सस्ता सा टिकट है बच्चों, कि एक ही चीज इसमें याद करने वाली चीज है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा, और इसमें से सिंपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। आपसे एक ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी आपको दे दिया जाएगा और दूसरे किसी ट्रॉफिक लेवल का पूछ लिया जाएगा। तो आपको सिंपल फूड चेन के अकॉर्डिंग समझना है कि उस जिसका पूछा जा रहा है वहां तक कितनी एनर्जी की ट्रांसफर हुई होगी। 90% एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। बस। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं प्लांट्स में क्रॉप्स को ग्रो करने में, तो कहीं ना कहीं वो फूड चेन में एंटर कर जाता है, क्योंकि प्लांट जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे ही हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कोई चीज डाल देंगे, कोई केमिकल डाल देंगे, वैसे ही वो फूड चेन में एंटर कर जाएगा, और फूड चेन जब लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचेगी तो वहां तक इन हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका होगा। ये हार्मफुल केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? डीडीटी हो सकता है, मर्करी हो सकता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन इज caused by CFCs. ओजोन डिप्लीशन इज caused by CFC. CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं ओजोन को इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है। तो इससे क्या होगा? जितने भी यूवी रेज हैं वो ओजोन के ना होने से या ओजोन के डिप्लीट होने से आसानी से हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच सकते हैं। अर्थ सरफेस पर हम रह रहे होते हैं बच्चों, और हम थोड़े से नाजुक से हैं, वो यूवी रेडिएशन हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके स्किन कैंसर और अलग अलग तरह की बीमारियां, म्यूटेशन वगैरह भी कॉज कर सकता है, और इससे हमारा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। सो इसी के साथ हमारा समरी और माइंड मैप और एनवायरनमेंट चैप्टर का भी रिवाइज हो चुका है, और अब हम चलेंगे कुछ की डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स में, जो मुझे लगता है कि इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें से डेफिनेशन आ सकता है, ये सब डायग्राम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने चुनिंदा चीजों को ही आज के सेशन में रखा है, ताकि कम से कम टाइम वेस्ट हो। बहुत ज्यादा आपको ना ऐसा हल्ला गुल्ला, मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल थोड़ी ना देख रहे होगे, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी देख रहे होगे, बड़े बड़े टीचर्स को देख रहे होगे, बट जितने कम टाइम में जितना क्रिस्प कंटेंट मैं तुम्हें दे दूंगी ना, तुम एग्जाम वाले दिन आकर बोलना मुझे कि घंटों घंटों के मैराथन्स देखने से फायदा हुआ था या 40 45 50 मिनट का ये सेशन देखने से फायदा हुआ था। चलो,
न्यूट्रिशन का एक बार डेफिनेशन याद कर लेना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड ताकि ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर हो सके हमारी बॉडी की। रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेक डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक में और साइटोप्लाज्म एनारोबिक में। तो समझ गए होगे तुम लोग साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, साइटोलिसिस हो रही है या ग्लाइकोलिसिस भी हम बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस हो रही है साइटोप्लाज्म में, और ये कॉमन होता है एनारोबिक एरोबिक दोनों के लिए। लेकिन एरोबिक का आगे बढ़ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर पायरुवेट भी फर्दर ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो CO2 H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो, लेकिन एनारोबिक में वहीं तक रह जाता है और उसके बाद फिर अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें से आपके बड़े लंबे लॉन्ग आंसर फॉर्मेट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपका नेफ्रॉन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई डोंट नो कि क्या इंट्यूशन है क्या है, बट आई जस्ट थिंक कि ये हो सकता है। स्टोमेटा से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ इसको एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, कि गार्ड सेल जो है वो स्वेल्ड हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है। और क्यों स्वेल्ड होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर का इनपुट जो है, इनटेक जो है वो बढ़ गया। नाउ कमिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें प्लीज कुछ भी करके रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, दैट इट इज अ रैपिड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है ताकि स्पीड इंश्योर हो सके, और सडन मतलब सडन हम तुरंत विद इन सेकेंड उसका रिस्पॉन्स दे सके। हार्मोन क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ताकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। नाउ यहां पर ये न्यूरॉन का जो डायग्राम है, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये आएगा। फिर आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन ये भी आ सकता है, अगर इस तरीके से आपने बना दिया ना, मजाल है कि आपका नंबर एक भी कट जाए। और बेटा बहुत मतलब आप समझ लो कि अगर किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रही और सेट तुम्हारा डिफिकल्टी वाला बन गया, तो आपका ब्रेन का डायग्राम भी पूछा जा सकता है, जिसमें ये सारे आपके लेबलिंग जरूर होने चाहिए, एटलीस्ट सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला पॉन्स और हाइपोथैलेमस, इतना तो होना ही चाहिए, जितना कम से कम होना चाहिए उतना मैंने बनाकर यहाँ पर डाला है। उसके बाद फ्लावर का अगर ऐसा वाला डायग्राम पूछ लिया गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत आसान भी है। और अगर एक बार आप समझ चुके हैं, मैंने आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले लेक्चर में, जिसमें मैं फुल वन शॉट रिवीजन करवा रही हूँ, उसमें भी मैंने खुद से बनाकर बताया कि कितना आसान है बनाना। और अगर एक बार समझ गए तो बस बन गया तुरंत। थिंक एंड आंसर, हाउ डज द रिफ्लेक्स आर्क हेल्प इन सर्वाइवल, तो ये इस तरह का छोटा मोटा चीज है जो आपको समझना है, सोचना है। नाउ कमिंग टू हेरिडिटी वाला पार्ट, जीन का एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। अ सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, ये क्या है, अच्छा, ओके, ये तो उतना जरूरी नहीं है, ये हो गया है मिसटाइप मुझसे गलती से, कोई बात नहीं। पुनेट स्क्वायर को देख लो, समझ लो थोड़ा सा, पुनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन को सेल्फिंग करानी पड़ती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो आप इन दोनों को फादर या इन दोनों को फादर समझ लो, दूसरे को मदर समझ लो, और इस तरीके से जब आप क्रॉस बनाओगे तो आपको दिखेगा कि एक प्योर टॉल है और दो हेटेरोजाइगस टॉल है और एक प्योर डॉर्फ है, ठीक है। तो तीन टॉल बन गए, क्योंकि अगर हेटेरोजाइगस भी है तो वो टॉल ही होगा, उसका फिनोटाइप टॉलनेस ही होगा, और एक डॉर्फ होगा। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूमंस में ये 23 पेयर्स के होते हैं और टोटल होते हैं 46, ठीक है। फिर एलील क्या होता है, हर जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है जो कि एक ही पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, मतलब कि सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल दोनों एक ही सिक्के में होते हैं, उसी तरह एक ही क्रोमोसोम में जीन के दोनों एलिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही मैं कहना चाह रही थी इतने दिन से। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसान है, इस तरीके से बनाकर दिखाते ना, अगर 2 मार्क या 3 मार्क का पूछा गया, मेल के पास ये है, फीमेल के पास XX है, मेल के पास XY, और दोनों के ऑफस्प्रिंग में फीमेल और मेल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, 50% मेल हो सकता है, 50% फीमेल हो सकती है, डिपेंडिंग, क्योंकि देखो अगर मेल जो है वो उसके जो स्पर्म मदर सेल्स होंगे, मान लो वो 1000 होंगे, अब उसमें से
कितने बनेंगे, मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब मान लो 4000 स्पर्म का भी बनना होगा ना, तो वो 4000 स्पर्म में 2000 स्पर्म तो होंगे एक्स क्रोमोसोम वाले, जो कि फीमेल डॉटर को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करेंगे, और 2000 ऐसे होंगे वाई क्रोमोसोम वाले जो कि मेल सन को बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो लेफ्ट सेक्शन आपका 40% इंक्लूड करता है, मतलब आपका इस चैप्टर का 40% समझ लो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और राइट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चैप्टर में। गैमीट क्या होता है, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल जो ओवम भी हो सकता है या स्पर्म भी हो सकता है, विथ हाफ द क्रोमोसोम नंबर, वो हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि मतलब मेल हो या फीमेल हो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो इसके सेल के अंदर यानी कि गैमीट के सेल के अंदर वो हो जाएंगे 23, ताकि मेल और फीमेल का मिलकर वापस से वो 46 बन जाए। जाइगोट क्या है, जब डिप्लॉयड सेल तब बनता है जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट। दो तरीके के होते हैं ये, एक होता है सेल्फ, जब सेम फ्लावर के बीच में ये पॉलिनेशन हो रहा है, और एक होता है क्रॉस, जब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में ये पॉलिनेशन हो रहा है। तुम्हारा डायग्राम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बनाने को नहीं दिया जाएगा जितना मुझे लगता है, अगर बनाने दे दिया गया तो बहुत ही डिफिकल्ट सेट बनाया है फिर सीबीएसई ने, इसका मतलब तो बनाने को नहीं देगा, क्या देगा आपको, लेबल करने को दे सकता है अगर आ गया ये तो, नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इजी टू मेक, तो यहाँ पे ये बनाने को मिल सकता है। स्पर्म का डायग्राम वैसे तो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। कमिंग टू आर इन्वायरमेंट का हमारा चैप्टर, लेफ्ट सेक्शन में देखो इकोसिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद एबायोटिक फैक्टर्स। फूड चेन क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिखते हो ना, नहीं समझ में आ रहा है कि ईटिंग और बीइंग ईटन ये सारी वाली बातें, तो बहुत ही सिंपल और स्वीट सा डेफिनेशन है बच्चों, अगर ये डेफिनेशन याद करके भी तुम लिख लिए ना, तो कोई माइकल लाल तुम्हारा नंबर नहीं काट पाएगा, इतना मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। नाउ बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस का इंक्रीज हो जाता है हाई ट्रॉफिक लेवल पर। देखो शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशंस रखे हैं मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए, ताकि 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पहला पार्ट जो है तुम डेफिनेशन सिंपल सा एक लाइन का लिखो, दूसरे पार्ट में तुम क्या लिखोगे, कोई डायग्राम या एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश करना, एक्सप्लेनेशन लिखना 2 पॉइंट्स में, और लास्ट में या तो एग्जाम्पल या तो डायग्राम या तो फ्लो चार्ट या एनीथिंग। 10% लॉ क्या होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिर्फ 10% बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम लोअर टू हाई ट्रॉफिक लेवल। नाउ एनर्जी ट्रांसफर, अब देखो ये वाला पार्ट ना, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ ब्लू हार्ट खूब सारे नीले दिल बना दिए मैंने। 10% एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है कि अगर प्रोड्यूसर के पास 6000 जूल की एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर को जब कंज्यूमर खाएगा ना, तो कंज्यूमर के पास प्रोड्यूसर का सिर्फ 10% एनर्जी ही उसे मिलेगा, दैट इज 600 जूल। और कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, यानी माउस खा लिया ग्रास हॉपर को, तो माउस को, चूहे को, इस ग्रास हॉपर का भी 10% एनर्जी यानी सिर्फ 60 जूल एनर्जी ही मिलेगा। फिर स्नेक ने माउस को अगर खा लिया, यानी टर्शरी कंज्यूमर ने अगर माउस को खा लिया सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो टर्शरी वाले को भी 10% ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर ही मिलेगा, यानी 60 का 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरह सीक्वेंस में एनर्जी का जो है डिसिपेशन हो रहा है। ना ओजोन फॉर्मेशन अगर ऐसा बना दिया तुमने, भाई क्या ऑरा तुम्हारा +1 लाख हो जाने वाला है, अगर तुम ऐसा ओजोन फॉर्मेशन बता दिए। अब ओजोन वाले क्वेश्चन आने के बाद, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दिया, लिख के आ गया, ठीक है, ओजोन फॉर्मेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया 3 मार्कर 4 मार्कर या कुछ भी, और वहां पे तुम्हें लग रहा है कि ये बना देने से टीचर खुश हो जाएंगे, खुश कर दो भाई, कर दो उनको खुश। वैसे भी टीचर्स बहुत कम खुश रह पाते हैं अपनी जिंदगी में। स्टेप 1 में तुम्हें दिखाना है कि O2 पर पड़ी है यूवी लाइट, जिससे O और O अलग हो चुका है। अब O और O अलग जब होता है तो वो दूसरे O के साथ मिलकर बन जाता है O3। ठीक है, O और O अलग हो गया, तो ये यूवी लाइट जो है ये ओजोन को तोड़ रही है। स्टेप 2, O जो है वो O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ
एटॉमिक ऑक्सीजन जब मिल गया तो वो बन गया O3 यानी कि ओजोन। तो इस तरीके से आप ओजोन फॉर्मेशन दिखा सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन ऑफ द टुडे सेशन, जहां पर मैं अपने प्रिडिक्शन से इस सेशन में तुम्हें बता रही हूं कि ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक तो बन चुके होंगे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई देख रहा होगा, बट अगर इसमें से फंस गया क्वेश्चन तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरे बच्चों की। सो शॉर्ट आंसर में तुम ऑटोट्रॉफिक और स्टोमेटा का रोल और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है ये सब पढ़ लेना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ लेबल डायग्राम, ये मैंने पहले भी बताया था जब मैं तुम्हें इसका डायग्राम नेफ्रॉन वगैरह का दिखा रही थी। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, ध्यान से सुनना। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होगी लाइट की, फिर होगा वाटर का स्प्लिटिंग, फिर होगा ऑक्सीजन का लिबरेशन, और फिर उसके लाइट रिएक्शन के लास्ट में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। वही एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट बन सके। बस इतना भी लिख दोगे काफी है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में नेफ्रॉन पूछा जा सकता है, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। कमिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों यहाँ पर प्रो एग्जाम टिप दी गई है, फोकस ऑन डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस। सी नाउ कमिंग टू Yes. Coming to important questions of control and coordination, what is a reflex arc? यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड से? देखो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने बोला है तुम्हें कि यहाँ से आएंगे क्वेश्चंस। तो नहीं आता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, बट आ गया तो देख लेना, तुम चांस मत लो बेटा। डिफाइन वेरिएशन और एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस उसकी। वेरिएशन इसमें कहाँ से आ गया, पता नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, वेरिएशन पर पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यहाँ से लॉन्ग आंसर पूछे जा सकते हैं। फोटोट्रोपिज्म, अब फोटोट्रोपिज्म में प्लांट कैसे लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, इसका अगर डायग्राम बनाकर तुमने समझा दिया तो फिर तो भाई 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे आंसर में। कंपेयर करो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को, ये ना क्लास 11th वालों के लिए भी एक फेवरेबल क्वेश्चन होता है टीचर्स के लिए, तो तुम लोग भी देख लेना। लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन, देखो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। रिफ्लेक्स एक्शन नी जर्क टेस्ट में तो सीधा सीधा बताना है कि नी में जर्क पड़ा, वहां से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन में प्रोसेसिंग हुई, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो तुम्हारे यहाँ पे स्केलेटल मसल पर एक्ट करेगा और तुम तुरंत उसे विड्रॉ करोगे। रिफ्लेक्स आर का पाथवे लेबलिंग के साथ, इतना आसान तो भाई क्या ही आएगा। फोकस ऑन पाथवे डायग्राम्स एंड हार्मोन फंक्शंस, यहाँ पे देखो एक प्रो एग्जाम टिप लिखी हुई है बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेरिडिटी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसके ऊपर तो मैंने शॉर्ट्स भी बना दिए, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर भी लिखा हुआ है। मुझे लगता है अगर ये पीडीएफ आपके पास चली गई तो फिर इसके अलावा और किसी और चीज की तो नीड होगी नहीं। तो स्क्रीनशॉट इतने सारे स्लाइड्स का लेने से अच्छा है कि इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मेरा ऐप सिर्फ आपको फ्री में डाउनलोड करना है, फ्री में मटेरियल पड़ा हुआ है, फ्री मटेरियल सेक्शन में वहां पर पड़ी हुई है ये पीडीएफ। मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुमसे 1 रुपया नहीं मांग रही हूँ, 1 रुपया मांग रही हूँ, पर कब? जब तुम्हें बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे तब, तो तुम मुझे 1 रुपया दे देना बस। लेकिन उसके अलावा मैं इन सब पीडीएफ वगैरह के लिए कोई रुपया नहीं मांग रही, ठीक है। चलो, डिफाइन वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है? डिफरेंस इन ट्रेट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, क्योंकि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए। इन्वायरमेंटल से ज्यादा जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको दोनों मेंशन करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के, आहा फेवरेट क्वेश्चन है ये भाई, फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का, ध्यान से देख लो, ठीक है। आंसर भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हाउ सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, देख लो इसको। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पुनेट स्क्वायर पूछा जा सकता है, और ये जेनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिए प्रो टिप ये है कि प्रैक्टिस करो पुनेट स्क्वायर को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। नेक्स्ट कमिंग टू द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या आ सकते हैं तुम्हारे? ये आ सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम बता दो, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपसे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस, जो मैंने अभी आपको बताया था, मेनार्क यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर
पहला पीरियड जब आता है लड़कियों को उसको मेनार्क कहते हैं। ओव्यूलेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 14 के अराउंड, यानी मिड ऑफ द साइकिल में 28 डे का ये साइकिल होता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर अच्छे से देख लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेना, और यहाँ पे स्पर्म का सेल का स्ट्रक्चर बोला गया है, जिसमें आपको हेड, न्यूक्लियस, मिडिल पीस को ये नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, पर देख लेना, ठीक है। एग्जाम टिप, फोकस ऑन डायग्राम की लेबलिंग, क्योंकि वो हाई मार्क्स कैरी करता है, तो ये देख लो भाई, प्रो टिप है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा प्यारा सा चैप्टर है आर एनवायरमेंट का, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 10% एनर्जी ट्रांसफर आना ही आना है, बायो मैग्निफिकेशन आना ही आना है, ओजोन लेयर डिप्लीशन आना ही आना है। मैं इतना बोल रही हूँ, मतलब हो सकता है अलग अलग सेट में ये सारे बट जाएं, ऐसा नहीं कि एक ही सेट में ये सब कुछ आएगा, बट जो भी करा रही हूँ इसमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, ऐसा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी भी सेट में ना आया हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम विद एग्जांपल, ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आर एनवायरमेंट के चैप्टर का फुल वन शॉट रिवीजन के साथ साथ, जब सैंपल पेपर करा रही थी सारे क्वेश्चन का तब भी, और कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर के साथ समझा रही थी वो भी। डिस्क्राइब कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो कॉज क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, जो कि एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाए जाते थे पहले, और इसका इफेक्ट ये होता है कि स्किन कैंसर, म्यूटेशन वगैरह हो सकती है। एनर्जी फ्लो कैसे होगी, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, तो एक तरह से यही पूछा जा रहा है, 10% लॉ ही पूछा जा रहा है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में फूड चेन आपसे पूछ लिया जाएगा बनाने को। ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है डायग्राम बेस्ड में, देखो ये वाला पार्ट आपको बनाना है, ये पार्ट आपको बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नहीं मैं ये सब लेकर आई हूँ सिर्फ 16 स्लाइड के अंदर, सोचो कितना ही कॉन्फिडेंस होगा मेरे में कि मैं 16 ही स्लाइड में, इतना इंपॉर्टेंट दिन आपके एग्जाम के 2 दिन पहले मैं 16 स्लाइड की एक क्लास ले लूंगी और उसमें से चीजें आ जाएंगी, तो कुछ तो होगा ना, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इंट्यूशन, कुछ कॉन्फिडेंस। चलो नाउ, इलिस्ट्रेट बायोमैग्निफिकेशन इन aquatic फूड चेन, तो ये भी आप लोग बना लोगे, थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना और बन जाएगा। प्रो टिप देख लो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मैकेनिज्म, तो पूरा का पूरा ना आप समझो कि अगर एनवायरमेंट में कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उससे आगे चल के क्या नुकसान हमारे एनवायरमेंट में होने वाला है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे ऐप पर, और वो ऐप का नाम है सोनम मोहिनी बायोलॉजी, जो हमारे इस चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। तो जब आप इसे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको पहली बात तो सामने ही दिख जाएगा, इंस्टॉल करो, लॉगिन डालो अपना, और तुरंत फ्री मटेरियल सेक्शन लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा, वहां पर आपको मिलेगा ये पीडीएफ आज के सेशन का। और अगर आप iOS यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर से क्लास प्लस नाम का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पे आप जाओगे माई इंस्टीट्यूट में, और माई इंस्टीट्यूट में जाके ORG कोड डालोगे, वो कोड है JYEDDK, तो सीधा सीधा मेरा ऐप खुलकर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक पीडीएफ के लिए तो इतना कर ही सकते हो, और अगर श्रद्धा हुई तो 1 रुपए का कोर्स को में इनरोल करके आप अपने चैप्टर्स के टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, फॉर योर बेटर प्रैक्टिस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और उसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपको रैंक भी बता दिया जाएगा, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, और अगली क्लास में जब आप जाओगे तो आप एक तरह से हमारे ऐप से जुड़ चुके होंगे। याद रखना, आने वाले टाइम में बायोलॉजी का नंबर 1 एप्लीकेशन होने वाला है, और ये चैनल भी नंबर 1 होने वाला है, ये मैं मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर और मेरे बच्चों पर। सो इसी के साथ आज की सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल कुछ स्पेशल लेकर आऊंगी जिसमें लास्ट मोमेंट जो भी चीजें आपको करनी चाहिए वो सब बताऊंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज है जिसको किए बिना आपको एग्जाम हॉल में एंटर ही नहीं करना है, ठीक है, और वो है इम्पोर्टेंट। तो
वेट करना कल के लिए, कल वाले सेशन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। बायो अच्छे से प्रिपेयर करो और खूब अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। सेक्शन ए तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100% होना चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।